अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है उनको फॉलो कर रहे होंगे। बहुत बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि डेंजरस एक वबा पेंडेमिक है और हमें हर सूरत में जो है वो इसको रोकना है। और इसको रोकने के एक ही तरीका है कि हम क्या करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि घरों में रहें। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑफन सेड कि स्टे होम स्टे सेफ। सो आज के हम अपने लेक्चर पे आते हैं। हम पोएम कर रहे थे कल द रेन, ये कल की हमारी पोएम थी और इसमें हमने जो बाकी उसकी सारी फ़िलासफ़ी थी W.H. डेविस की, वो सारी की सारी हमने पढ़ ली थी। आज हम इसका आज हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है और इसकी एक्सरसाइजेज जो है वो करने जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार फिर जो बुक 3 में जो पोएम्स का पोर्शन है उसमें से जो कुछ आपको आने हैं उसको एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, सो दैट कि हमारे लिए इस चीज़ को समझना आसान हो जाए क्योंकि हमने पोएम्स वाले पोर्शन में से जो है वो क्या क्या चीज़ें करनी है। सो सबसे पहले तो इसमें जो आपके MCQs हैं वो आपके 2 MCQs आएंगे और ये दोनों ही आएंगे सिनोनिम्स वाली कैटेगरी में से। जो आपके टेक्सचुअल MCQs हैं वो पोएम्स में से आपके नहीं आते, वो आपके या ड्रामाज में से आते हैं या शॉर्ट स्टोरीज में से आते हैं। जो वन एक्ट प्लेज हैं या तो उनमें से आएंगे या फिर क्या आएंगे, वो आपके 2 जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनमें से आएंगे। इसमें आपको सिर्फ 2 ही MCQs आते हैं और वो दोनों के दोनों MCQs आपको आते हैं सिनोनिम्स की सूरत में। 5 सिनोनिम्स आपके शॉर्ट स्टोरीज़ में से आते हैं, 3 आपके वन एक्ट प्लेज में से आते हैं और 2 सिनोनिम्स आपके यहाँ से आते हैं। अब 2 सिनोनिम्स को देखते हुए आपने ये एज्यूम नहीं कर लेना कि जी छोड़ें क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, इतनी मुशक्क़त करने का, कि 2 तो MCQs आने हैं। नहीं, 2 MCQs भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब आप देखते हो कंपटीशन को अपने, ठीक है, फ्यूचर में इंशाल्लाह आप किसी न किसी कंपटिटिव लेवल पे ज़रूर इंशाल्लाह आप सारे बच्चे जाएंगे। आप बच्चों के लिए दुआ भी है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको कंपटीशन बड़ा सीवियर कट थ्रोट किस्म का कंपटीशन जो है वो दरपेश होता है। इवन अब पहले तो ये तस्वुर किया जाता था हमारे यहाँ कि जो कंपटीशन है दैट इज़ ओनली फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी सारी की सारी जो है वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं। वहाँ भी जो कंपटीशन है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। इवन वो डिग्रीज़ जिनके शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होता, उन डिग्रीज़ के लिए भी जब मेरिट लिस्ट बन रही होती है तो कंपटीशन जो है वो ठीक ठाक तगड़ा किस्म का कंपटीशन जो है वो आपको दरपेश होता है। तो वहाँ आपका ये सारे नंबर्स जो है वो काउंट करते हैं। तो 2 इसमें से सिनोनिम्स आएंगे। सिनोनिम्स हम साथ साथ आपको पता है कि ऑलरेडी हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें से आएगी इसके एक्सरसाइज में से, वो आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, 6 में से आपने बेसिकली 4 करने होते हैं और 4 into 8, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ 4 out of 6 ये आपने करने होते हैं। और हर शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है कि 2 नंबर का होता है, तो 8 नंबर का आपका ये सवाल आता है। और फिर कल हम इस पर बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके
पैराफ्रेज पाँच नंबर का आपका जो पैराफ्रेज का क्वेश्चन है ये भी आता है। तो टोटल आप ये कह लें कि आपकी जो बुक 2 है इसमें आपको 15 मार्क्स का जो है वो टोटल पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना आता है। क्लियर जी? तो अब इसमें हम ये देखेंगे एक्सरसाइज के हवाले से, देखते जाते हैं चीज़ों को। अगर हम इसके एक्सरसाइज पर आए तो सबसे पहले है जी, हु वॉज ड्रिंकिंग रेन, अ मैन, अ बर्ड, द लीव्स और अ ट्री। ठीक है जी। सो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द लीव्स। व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट, ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स। कि वो जो बारिश के कतरे हैं वो जो गिरे हैं वो उस म्यूज़िक को क्या कर रहे हैं, उसको स्वीट बना रहे हैं। When did the sun come out? When the rain would stop. ठीक है, उसमें वो बड़ा क्लियरली कहता है एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप। कल इस पर बड़ी डिटेल जो है वो बात भी कर चुके, परसों के गाल नहीं कल के लेक्चर में ही थी कि शेल उसने क्यों यूज़ किया है। शेल उसने यूज़ किया है फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस, कि जब उसने अपनी बात में शिद्दत पैदा करने के लिए ज़ोर देकर कोई बात कहना चाहिए है तो उसने क्या कहा है, उसको शेल हम कहते हैं। विल और शेल को आपस में क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं। देन आगे देखिए जी, द रेन ड्रॉप्स आर ब्राइटेंड बाय, तो जो डार्क राउंड ड्रॉप्स हैं उनको कौन लाइट अप कौन करेगा, सनशाइन। ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो हमारे टेक्सुअल एमसीक्यूज में तो आने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आने, बट उसके पास एक लिबर्टी एग्जामिनर के पास मौजूद है, नॉर्मली करता नहीं है ऐसा, बट वो कर सकता है। वो क्या है कि वो यही एमसीक्यूज आपको क्वेश्चन की सूरत में भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पोएम्स आप ऐसे पढ़ेंगे जिनके क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं दिए गए। जैसे ये पहली पोएम है द रेन, इसके एक्सरसाइज में एंड ऑफ द एक्सरसाइज पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इट डज नॉट मीन कि इसके क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आएंगे। इसके क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपको आएंगे। सो आपने वो हम अभी नोट से देखते भी हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। सो हम ये सारी ऑप्शन इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास सारी के सारी जो कह लें कि तैयारी है वो सारी की सारी हर तरह से हमारी कंप्लीट हो कि कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछना चाहे तो वी शुड बी रेडी फॉर इट। आगे ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ। लेकिन हम क्यों करते हैं इनको, हम इसलिए करते हैं कि अगर वो यही बात क्वेश्चन की सूरत में पूछ ले तो वी शुड बी रेडी फॉर इट। द पोएट हियर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन, येस दैट इज ट्रू। द रेन ड्रॉप्स मेक द लीव्स रिच, येस दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब वो इसको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो क्वेश्चन इसका पूछ सकता है मसलन वो पूछ सकते हैं कि व्हाट मेक्स द लीव रिच, कि जो पत्ते हैं उनको जरखेज क्या चीज़ बना रही है। हमने कल किया था परसों कि रिच का मतलब यहाँ पर अमीर नहीं है, वेल्दी नहीं है। यहाँ पर रिच का क्या मतलब है, यहाँ पर रिच का मतलब है फर्टाइल, ठीक है, जरखेज। तो वो आपसे इस तरह का सवाल पूछ सकता है। अब जब ये सवाल वो पूछेगा ना तो आपको इस तरह से पोएम में ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया हुआ, पोएम में तो नहीं है ना, क्योंकि व्हाट इज मेकिंग देम रिच, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन चूंकि एक्सरसाइज में उसने ट्रू फॉल्स की सूरत में दिया हुआ है तो ही कैन आस्क यू क्वेश्चन। इसलिए हमने क्या रहना है, हर तरह से अपने आप को क्या रखना है, इक्विप्ड रखना है। द पोएट हियर्स लीव ड्रिंकिंग रेन, दैट इज ट्रू। द रेन ड्रॉप्स मेक द लीव्स रिच, दैट इज ऑल्सो ट्रू। द ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग वाटर क्रिएट अ नॉइज, yes that is also true. The sunshine darkens the round drops of the rain,
डार्कन्स नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, इसको लाइट अप करते हैं। तो डार्कन्स नहीं होगा, हमने याद है टेक्स्ट में भी हम ये करते थे कि ट्रू फॉल्स जहाँ भी आता था हम साथ क्या करते थे, उसकी करेक्शन भी करते थे। तो यहाँ भी करेक्शन कर लें, द सनशाइन एक्चुअली लाइट्स अप द रेन ड्रॉप्स ऑफ रेन। देन लास्ट पे देखें जी आपका, द सनशाइन आफ्टर द रेन मेक्स द सीन लवली। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। जब वो कहते हैं कि आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट। ठीक है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब देखें नीचे उसने 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए, जिसमें एक है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये पूरी की पूरी पोएम की एक तरह से इवैल्यूएशन होती है, लिटरेरी इवैल्यूएशन होती है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें ये करने की ज़रूरत है, ना ही वो ये सवाल पूछेगा। वो सवाल किस तरह के पूछेगा वो हम देखते हैं नोट से। आप सब बच्चों के पास जो है वो नोट्स अवेलेबल होंगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके नोट्स में दिया हुआ है वो है हाउ कैन लीव्स ड्रिंक रेन। ठीक है जी, कि बारिश के पानी जो है वो पत्ते कैसे पी सकते हैं। अब ये देखें, द रेन इज़ अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ नेचर, इट कम्स इन कूल रिफ्रेशिंग शावर्स एंड द वर्ल्ड ऑफ द नेचर seems to drink it eagerly. ठीक है, the sound of raindrops falling on leaves makes the poet feel as if if the leaves were drinking rain. अब वो जो sound है उनकी, that is basically making the poet think that the leaves are actually drinking rain. फिर इसमें एक और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं if you want। कल हमने की थी कि ये क्या है, that is an example of personification। ठीक है, कि why the leaves are drinking rain, the leaves are drinking rain in the form of personification। basically the poet has personified the leaves। उसने क्या किया है, personification की जो literary technique है उसको इस्तेमाल किया है, because in reality we all know that leaves cannot drink। so drinking is a quality that is purely associated with men, that is purely associated with us। ठीक है, तो personification के तौर पर जो है उसने हमें इसको बताया है कि leaves जो हैं they are not drinking actually rain, it is only the personification of the poet। the leaves are actually personified, उसको personify किया गया है, इसलिए हम poet ने कहा है कि they are drinking rain। then why does the poet, what does the poet hope in the poem the rain? The poet hopes that the sun will rise after the rain stops and the sunshine will fill the dark surroundings with a brilliant light। And I've already explained you yesterday कि ये डार्क राउंड ड्रॉप्स हैं और ये जो सनशाइन है और ये इनका क्या कहते हैं भर जाना रोशनी के साथ इनका जगमगा उठना, वो क्या है, वो गरीब लोगों की ज़िंदगियों का शऊर से जगमगा उठना है। ठीक है, इस पर हम कल बहुत डिटेल से जो है वो बात कर चुके, लिहाजा मैं दोबारा जो है वो इस पर नहीं जाऊँगा। सो इट विल बी अ लवली साइट। सिम्बॉलिकली द सन स्टैंड्स फॉर द लाइट ऑफ इक्वलिटी एंड द एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यस, हम ऑलरेडी जो है वो उसको पहले ही डिस्कस कर चुके बहुत डिटेल के साथ, बहुत तफसील के साथ, कि सूरज का उभरना जो है वो क्या है, वो इस क्लास बेस्ड सोसाइटी का या इस इनइक्वलिटी का या इस इनजस्टिस के बेसिकली ख़ात्मे की नवीद है, ख़ात्मे की खबर है कि जब सूरज चमकेगा, जब शऊर की रोशनी जगमगाएगी, तो फिर ये जो फ़र्क है लोगों के दरमियान, फिर ये जो डिफरेंसेस हैं लोगों के दरमियान, फिर ये जो क्या लें कि नाइंसाफ़ी है लोगों के दरमियान, जो सोशल इनजस्टिस है लोगों के दरमियान, ये क्या हो जाएगा, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, ये आपकी उसमें टेक्स्ट में भी है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। A rainy day can be enjoyed in different ways. People may go to the parks with their families. They may bathe in the rain falling from the sky. Boys may spend a rainy day playing different outdoor activities like cricket, football, etc.
People may go on the long drive and some friends may arrange a get together to enjoy a mango party. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स उसने दे दी, ऑथर ने, कुछ नोट्स में आपके मौजूद हैं, बट यू शुड नॉट कॉन्फाइन योर सेल्फ टू दीज एग्जाम्पल्स. ठीक है, ज़रूरी नहीं है. इस तरह के जो सवालात होते हैं उनके ओपन एंडेड क्वेश्चन हम इनको कहते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चन मीन्स के वैसे इसका मतलब कुछ और होता है ओपन एंडेड का, कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं. ठीक है, बट ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पर इससे मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से उसका जवाब दे सकते हैं. यू कैन राइट वट एवर यू फील लाइक राइटिंग. ठीक है, आपको जो लगता है ना, कि क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बहुत सब्जेक्टिव हैं. हो सकता है मैं ये बिल्कुल ऐसे ही है, आगे चल के लेयर में भी आएगा, हमारी पोएम है पोएम नंबर 11, उसमें भी आएगा कि उसमें क्वेश्चन है कि जी हाउ डू यू एंजॉय योर लेयर टाइम, आप अपनी फुर्सत कैसे गुजारते हैं. अब ये 10,000 तरीके हैं फुर्सत गुजारने के. हो सकता है मैं किसी और तरीके से फुर्सत गुजारना चाहूँ, आप किसी और तरीके से फुर्सत गुजारना चाहें, कोई XYZ शख्स जो है वो किसी और तरीके से अपनी फुर्सत को एंजॉय करना चाहे. तो इसलिए इसमें आपने कॉन्फाइन होने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू बी कॉन्फाइंड, नो नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड, क्या आपने ज़रूरी यही जवाब लिखना है या जिस भी जगह से आपको, जैसे आपके ये नोट्स हैं. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जी यही वर्ड टू वर्ड हमने लिखने हैं. हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें अपनी इनोवेशन, अपने हिसाब से चीज़ें लिख सकते हैं. बिकॉज इसमें जो हमारा एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन पुट अप किया हमारे सामने, उसने हमें लिबर्टी दी है, उसने खुद ही हमें अलाउ किया है कि आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि इसका कोई टिपिकल स्पेसिफिक जवाब जो है वो पोएम में शामिल नहीं है. उसने नहीं बताया कि भाई कैसे एंजॉय करना है. सो इट इज़ अप टू अस कि हम इसको कैसे एंजॉय करते हैं. What kind of noise does the rain cause? किस तरह का नॉइज़ क्रिएट करती है जी. ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सो डिफरेंट तरह से आया हुआ है कि व्हाट इंप्रेशन डज द साउंड ऑफ रेन फॉल क्रिएट ऑन द पोइट, ये आया हुआ है. हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही हियर्स द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स. अब ये क्वेश्चन आप देखें कि बोर्ड में आया हुआ है, 2008 में भी आया हुआ है और 2015 में भी आया हुआ है. अब आप मुझे बताएं कि पीछे एक्सरसाइज में तो उसने क्वेश्चन नहीं किया हुआ, एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो फिर उसने ये क्वेश्चन क्यों बोर्ड में पूछा है. इसलिए कि अब आप एक ग्रोन अप बच्चे हो, अब आपसे ये तवक्को की जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रट्टू तोते नहीं बनेंगे, आप रटी रटाई सुनी सुनाई लिखी पढ़ी बात नहीं सिर्फ करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, थोड़ा इनोवेट भी करेंगे, थोड़ा अपने आप को अपग्रेड भी करेंगे, चीज़ों को नए अंदाज में सीखेंगे. एक कॉन्सेप्ट, एक थीम आपने पढ़ ली है, तो उस थीम को ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करेंगे एज इट इज़ बस लकीर के फ़कीर होके बस जो उसमें एक्सेस में लिखा हुआ सर वही करेंगे. नो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. आपको चीज़ें अगर आपने एक बार पढ़ ली हैं, एक उनका कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो फिर आपको चीज़ों को इनोवेट करना आना चाहिए, और यही आपसे एक्सपेक्टेड है. अब इसका जवाब सुन लीजिए. वो कहते हैं द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट. द पोएट फील्स एज इफ द लीव्स वर ड्रिंकिंग द रेन वाटर. ठीक है, उसे लगता है कि एक बड़ा म्यूजिकल इफेक्ट, एक बड़ा सूदिंग, बड़ा कंफर्टिंग एक एनवायरनमेंट जो है उसके लिए पैदा होता है, और वो उसको फील करके, उसको सुन के जो है वो बड़े ब्लेस्ड फील करता है, बड़े बेहतरीन अंदाज जो है उसे महसूस होता है. और इवन वो ये फील करता है कि जो पत्ते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो इस पानी को पी रहे हैं. गिव सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रेन इन 4 to 5 लाइन्स. ये भी बोर्ड में आया हुआ है. सिंबलिज्म मेरे ख्याल में हमने जितना डिटेल से डिस्कस किया है, इससे ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करना मुमकिन नहीं है. ठीक है, एक एक चीज़ जो उसमें सिंबॉलिक चीज़ हो सकती थी वो हमने उसमें डिस्कस की है. ठीक है जी. सो उसको देखते हैं जी, वो क्या आपके नोट्स में जो आंसर है वो उसको भी ज़रा देख लें. द रेन इज़ अ सिंबॉलिक पोएम इन विच अपर लीव्स ऑफ द ट्रीज रिप्रेजेंट द रिच एंड द लोअर लीव्स रिप्रेजेंट्स द पुअर ऑफ द सोसाइटी. The sunshine symbolizes the day when the darkness of poverty will come to an end and there will be a fair distribution of the blessings of nature. ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ चुके पहले ही ऑलरेडी, और यहाँ पर उस चीज़ को मज़ीद इंडोर्स कर दिया कि रिच लीव्स किसको शो करते हैं, अमीर तबके को, और पुअर लीव्स किसको शो करते हैं, गरीब तबके को.
और जो सूरज की रोशनी है, सूरज की चमक दमक है, सूरज की जो आबोताब है, वो एक्चुअली उस दिन की नुमाइंदगी करती है, उस दिन को सिंबलाइज करती है, उस दिन का इजहार करती है कि जब ये नाइंसाफ़ी, ये तफरीक, ये डिफरेंसेस, ये क्या होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली वी शैल बी एबल टू एंजॉय आवर लाइफ्स। हम अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुकम्मल बराबरी के साथ जो है गुजारने के काबिल हो सकेंगे। हाउ डज़ द रेन फॉल ऑन द पुअर लीव्स, ठीक है, कि जो गरीब पत्ते हैं, जो ज़रखेज़ नहीं है, उन पर वो उसकी किस तरह बारिश जो है वो बरसती है। द रेन फॉल्स ऑन द पुअर एंड फीबल लीव्स, फीबल कहते हैं कमज़ोर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, इट फर्स्ट फॉल्स ऑन फ्रेश लीव्स, then the poor leaves get rain water from the upper leaves because they are not directly exposed to rain and the sun। ठीक है, कि वो पहले अमीर पत्तों पर, रिच लीव्स पर बरसती है, they absorb all the water, all the blessing, all the resources of the society, and then they let a few drops to the lower leaves। वो फिर अपने चंद जो कतरे जो बाकी बच जाते हैं, विच इज़ बेसिकली द एक्सेस वेल्थ, इजाफी दौलत जो बच जाती है ना उनके पास, जिसमें वो फील करते हैं कि दैट इज़ वे मोर देन आवर नीड्स, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी कतरा कतरा जो है वो बारिश का पानी, वो जो ब्लेसिंग है, वो क्या करते हैं, नीचे पत्तों को भी, गरीब पत्तों को, पुअर लीव्स को भी मुंतकिल करते चले जाते हैं, और इस तरह से जो है ये ट्रीट होता है। अब हम आते हैं जी, ज़रा आज हम अपने पेयर ऑफ वर्ड्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पोएम्स के साथ हम करेंगे इसको। पेयर ऑफ वर्ड्स आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं उसमें 9th में या 10th में, उसमें ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं ऐसे होमोफोन्स, ऐसे सेम आवाज़ वाले अल्फाज जिनके मीनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, तो हम उनको करते जाएंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि आपको, आपके लिए लिखता भी जाऊं उनको। द फर्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट कहते हैं इंतहाई ख़राब हाल या खस्ता। ठीक है, और इसकी आपकी जो उन्होंने सेंटेंस बनाया हुआ है वो आपके सामने है। वो क्या है जी? ही लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, कि वो जो है शदीद गुर्बत के आलम में जो है वो ज़िंदगी गुजार है। दूसरा वर्ड आपका इसी का, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये दो चीज़ों को हम कहते हैं, एक तो इसका होता है थिंग, कोई चीज़, जैसे कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और दूसरा इसका मकसद होता है, दूसरा इसका मीनिंग होता है मकसद, दैट इज पर्पस। ठीक है जी, माई ऑब्जेक्ट इज टू गेट थ्रू FSC विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, कि मेरा मकसद क्या है। फ्लाइंग कलर्स क्या होते हैं, या कोई और भी हम लिख सकते हैं, माई ऑब्जेक्ट इज टू सर्व माई कंट्री, कि मेरा मकसद क्या है कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं। अच्छा जी, अब आगे देखें, आगे
फर्स्ट वर्ड है जी, नेक्स्ट वर्ड आपका एब्सटेन। एब्सटेन होता है बाज रहना, अवॉइड करना किसी चीज को ना, ठीक है। मैनी मेंबर्स एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, बुक का ही आपको लिख रहा हूं, मैनी मेंबर्स abstained from voting, कि उन्होंने क्या किया, खुद को वोटिंग से बाज रखा, ठीक है, वोटिंग उन्होंने नहीं की। एक तो ये आ गया, और दूसरा है रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या है, रिफ्रेन होता है बाज रहना, ठीक है, परहेज करना। इस कॉन्टेक्स्ट में पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे इसको ठीक कर लें, ये है परहेज करना और ये है बाज रहना। सॉरी, मैंने इसको अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। वो है जी, पीपल शुड अच्छा, अब इन दोनों में फर्क समझ लें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। परहेज करना किसी ऐसी चीज से कहते हैं कि जो हो तो जायज़, लेकिन आपको वक्ती तौर पर उससे मना कर दिया गया हो, वक्ती तौर पर आप ये चूज़ करें कि मैंने ये काम नहीं करना, ये होता है एब्सटेन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मरीज़ डॉक्टर को कहते हैं कि प्लीज़ एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग शुगर। अब चीनी खाना कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्या किया जा रहा है, उससे आपको रुकने का कहा जा रहा है। फ्रॉम अ ट्रू थिंग, फ्रॉम अ लीगल थिंग, फ्रॉम अ गुड थिंग आपको मना किया जाएगा। जब यह बाज रहने का कहा जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, एब्सटेन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ही एब्सटेन्ड फ्रॉम गोइंग आउट, आजकल के हिसाब से अब बाहर जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्या है, बाहर जाने से हम रुके हुए हैं, तो ये एब्सटेन है। और रिफ्रेन कहते हैं ऐसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो इन इट्स एसेंस ही बुरी हो, जो हर कीमत पे बुरी ही बुरी हो। जैसे स्मोकिंग है, कोई बुरी आदत, ये क्या है, इन एवरी सिचुएशन ये क्या है, ये बुरी बात है। इसलिए यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ रिफ्रेन यूज़ करेंगे, क्योंकि अक्सर आप बच्चों को थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन आती है बेसिकली कि ये तो दोनों ही जो हैं वो बाज रहने के लिए हैं, तो फिर इनमें फ़र्क क्या है। एब्सटेन कि ऐसी चीज़ से बाज रहना जो बड़ी वैसे तो ठीक हो, लेकिन वक्ती तौर पे आपको परहेज़ कहा गया हो उससे, और रिफ्रेन ऐसी चीज़ जो वैसे ही बुरी हो हर सूरत में, ठीक है। जैसे हम कहें कि रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अल्कोहल, ठीक है। अब ये क्या है, ये हर सूरत ही बुरा है, हर वक्त ही बुरा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्रेन। नेक्स्ट देखें जी, जल्दी से हम अपने एक्सीड। एक्सीड क्या है जी, एक्सीड कहते हैं, ये थर्ड वन है आपका, ये कहते हैं एक्सीड क्या है, मुत्तफिक होना, एग्री कर जाना। ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, कि वो क्या हुआ, मेरी तजवीज़ से इत्तफाक कर गया।
आगे है जी कॉन्सीड। कॉन्सीड क्या होता है? तस्लीम करना, ठीक है। अब कॉन्सीड और मुत्तफिक में फ़र्क क्या है ये देख लें। ये जो कॉन्सीड है ना, इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर एरर। तस्लीम क्या किया जाता है? हमेशा गलती। प्रपोजल तस्लीम नहीं किया जाता, उससे मुत्तफिक हो जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है, एग्री किया जाता है उससे। कंसीड जो है दैट इज ओनली यूज फॉर एरर। अब देखें, द गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर्ड दैट द न्यू पॉलिसी इज़ अ फेलियर, कि उसने मान लिया है कि ये नई पॉलिसी क्या है, ये टोटल फेलियर है। इट मीन्स कि क्या मान रहा है? अपनी गलती मान रहा है। और थर्ड वन इज इसी का एक्सीड में, अब इसके सेंटेंसेस नहीं लिख रहा, ठीक है, बिकॉज आपके उसमें नोट्स में लिखे हुए ये होते हैं बढ़ जाना, तजावुज़ कर जाना, ठीक है। जैसे द प्राइस विल नॉट एक्सीड ₹100, के कीमत जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आगे देखें जी, नंबर 4 पे एक्सेप्ट और ये वाला एक्सेप्ट। पहले वाला एक्सेप्ट जो है इसको हम कहते हैं कबूल करना, कि एक्सेप्टेड माय प्रपोजल, कि उसने क्या किया, मेरी तजवीज़ को क्या किया, कबूल कर लिया। और दूसरा एक्सेप्ट जो है ये हम कहते हैं सिवाय, ठीक है जी। ऑल वर प्रेजेंट इन द पार्टी एक्सेप्ट अली, ये पार्टी में जो है वो सारे के सारे लोग ही मौजूद थे सिवाय अली के। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारा देखें जी, दैट इज एक्सेस, ये हम कहते हैं रसाई, या हम एक और वर्ड भी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पहुंच, ठीक है, रीच आउट करना। अब इसका जो जुमला आपके इधर लिखा हुआ है वो है आई हैव नो एक्सेस टू द गवर्नर, कि मेरी गवर्नर तक पहुंच नहीं है, मेरी गवर्नर तक रसाई नहीं है। एंड लास्ट वन इज एक्सेस ये हम कहते हैं बल्कि ज़्यादती की बजाय आप इसके लिए एक और अच्छा वर्ड लिख लें, फरावानी। फरावानी होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में मुयस्सर होना, किसी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होना, उसको कहते हैं फरावानी। मसलन द एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रोल कॉजेज़ हार्ट डिजीज़, कि अगर आप हद से ज़्यादा पिएंगे, अल्कोहल पिएंगे, ठीक है, तो मैं आपके नोट्स वाला भी लिख देता हूँ वैसे, कि अल्कोहल की फरावानी या उसकी जो ज़्यादती है वो क्या है, वो बुराई है, वो ख़राबी का बायस जो है वो बनेगी और वो अल्टीमेटली आपके लिए हार्ट डिजीज़ का बायस बनेगी। ठीक है बेटे, इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर जो है हम इसको वाइंड अप करते हैं। पेरो वर्ड्स हम ऐसे ही करेंगे, डेली 5-5 करेंगे और इंशाल्लाह जो टारगेट है मेरा वो ये कि आपको एक एक पेरो वर्ड जो है वो याद हो। ठीक है, अब चूँकि वो नहीं है हमारे पास, ये फैसिलिटी नहीं है कि आपसे सुने जा सकें रोज़ के रोज़, लेकिन कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि आपको ये पेरो वर्ड्स भी एक्सप्लेन किए जाएं, सारे के सारे, इनकी रीज़न भी एक्सप्लेन की जाए। जैसे हमने रिफ्रेन और
एब्सटेन में किया या कॉन्सीड और एक्सीड में किया, ठीक है, कि कॉन्सीड कहाँ इस्तेमाल होता है, एक्सीड कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि आप इन सब को भी अंडरस्टैंड करें, ठीक है बेटे। इसके साथ ही हम अपने आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप बच्चों के लिए बहुत दुआएं, पढ़ते रहें, मुश्किल काम है लेकिन हमने यही करना है। डिज़ास्टर यही है कि आपके लिए मुश्किल सिचुएशन पैदा हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटे, जीते रहें, बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए।